जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। और आज हम लोगों का है ये डे 2। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो एक दोस्त का पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 पे मेरा कमेंट आया था कि भाई अपना नंबर दीजिए, जिसमें कुछ क्वेरी था उनका। ठीक है, तो ये है मेरा 9570422200। भाई आप लोग को PDF कुछ भी चाहिए तो इस पर आप लोग मैसेज कीजिएगा, किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, कि या कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा हम लोग का क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितना था। जनगणना दशक मतलब समझ रहे हैं आप लोग। दशक का मतलब हो रहा है कि 10 साल का, 10 वर्ष का गैप। कितना? 10 वर्ष का गैप। ठीक है, 10 वर्ष का गैप, यानी कि 2011 के अनुसार, यानी कि 2001 से 2011 तक, 2011 तक। ठीक है, 2001 से 2011 तक दशकीय वृद्धि यानी कि गैप कितना था। तो आपका क्या कहेंगे कि 15.30%? नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं है। 14.25%? नहीं भाई। 17.64%? भाई बिल्कुल सही जवाब है, 17.64% दशकीय वृद्धि था उस टाइम। ठीक है, 2011 के जनगणना के अनुसार। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसमें और बात करते हैं कि सबसे अधिक, कि जैसे कि ये क्वेश्चंस आपसे मैं पूछ लूँ कि सबसे अधिक दशकीय वृद्धि, सबसे अधिक, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस पूछ लूँ कि सबसे सबसे अधिक, सबसे अधिक दशकीय वृद्धि, सबसे अधिक दशकीय वृद्धि। ठीक है, सबसे अधिक दशकीय वृद्धि कब हुई है? सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि तो आप कहेंगे 1961 से, 1961 से 71 के दौरान। ठीक है, 1961 से 71। अच्छा भाई, कितना परसेंट हुआ है दशकीय वृद्धि, आप बताएंगे? तो ये हुआ है 24.80%। कितना? 24.80% वृद्धि हुई थी। ठीक है, दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा हुआ है 1961 से 71 में, और 24.80% वृद्धि हुई है। अच्छा, जब सबसे अधिक की बात हम लोग करते हैं तो यहीं पे हम लोग बात करेंगे कि सबसे कम दशकीय वृद्धि कब हुई है। ठीक है, यही ना, कि सबसे सबसे कम, सबसे कम दशकीय, सबसे कम दशकीय वृद्धि। ठीक है, सबसे कम दशकीय वृद्धि कब हुई है? तो आप कहेंगे ये हुआ है 1911 से 21 के दौरान, 1911 से 1921। ठीक है, सबसे कम दशकीय वृद्धि हुई है। अच्छा, कितना परसेंट वृद्धि हुआ है? तो आप कहेंगे -0.31%, -0.31%, यानी कि ये नेगेटिव में चले गया था। किसमें? नेगेटिव में, माइनस में चले गया था। ठीक है, ये नेगेटिव में चले गया था दोस्त। ठीक है, अच्छा हम लोग अगर इसमें 2011 के जनगणना के बारे में कुछ कुछ बातें अगर हम लोग अगर पूछ लूँ, मैं आपसे पूछूं, तो क्या आप सब बताएंगे? देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2011 की जनगणना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। देखिएगा, 2011 जनगणना, सबसे पहले तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं जनगणना, जनगणना 2011। 2011 भाई, जनगणना से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आता है। ठीक है, एक भी टॉपिक, एक भी चीज़ आप लोगों को छोड़ना नहीं है। ठीक है, जनगणना 2011, सबसे पहले हम लोग एक पॉइंट इसमें लिखते हैं कि जनगणना 2011 का घनत्व यानी कि डेंसिटी कितना था, घनत्व। ठीक है, घनत्व के बारे में हम लोग बात करते हैं। डेंसिटी कितना था? तो आप कहेंगे 382 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 382 व्यक्ति, 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति था घनत्व, इतना डेंसिटी था। ठीक है, दूसरा मैं आपसे पूछ लूँ लिंगानुपात, क्या पूछ लूँ कि लिंगानुपात, लिंगानुपात 2011 में लिंगानुपात कितना था? तो लिंगानुपात आप कहेंगे 943। ठीक है, अच्छा यहीं पे आपसे पूछ लूँ कि बाल लिंगानुपात कितना था? बाल लिंगानुपात, बाल लिंगानुपात, तो आप कहेंगे ये था मेरे दोस्त 919। ठीक है, यहीं पे मैं अगर साक्षरता की बात करता हूँ, लिटरेसी की बात करता हूँ, क्या है? साक्षरता। मैं यहीं पे अगर साक्षरता या लिटरेसी की बात करता हूँ तो लिटरेसी कितना था? तो आप कहेंगे 74.04%। कितना था? 74.04%। ठीक है, साक्षरता यानी कि लिटरेसी। अच्छा, इसमें मेल और फीमेल का कितना था भैया? तो मेल इधर हो गया मेल, और यहाँ हो गया फीमेल। ठीक है, यहाँ हो गया फीमेल। ठीक है, फीमेल। अच्छा, मेल का कितना था? तो आप मेल के बारे में बताएंगे कि 82.10% मेल था, साक्षरता, लिटरेसी। अच्छा, फीमेल का कितना था? तो आप कहेंगे भैया 65.46%। कितना था? 65.46%, है ना। अच्छा, साक्षरता के बारे में हम लोग जब बात करते हैं, सबसे अधिक साक्षरता, सबसे अधिक, ठीक है, अधिक, सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य का है? किस राज्य अधिक? ठीक है, किस राज्य का है साक्षरता अधिक, किस राज्य का है? तो आप कहेंगे भैया ये है केरल का। ठीक है, केरल का लिटरेसी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं सबसे अधिक यूनियन टेरिटरी में, यूटी में किसका है? तो यूटी में आप कहेंगे भैया किसका है? तो लक्षद्वीप का है। किसका? लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप का है ना। यहाँ तक हो गया क्लियर? कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छा यहीं पर अगर मैं बात करता हूँ कि 2011 में जनगणना आयुक्त हमारा कौन था? ठीक है, जनगणना आयुक्त क्या था? जनगणना, जनगणना आयुक्त, है ना।
जनगणना आयुक्त कौन था? 2011 के जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन था? तो आप कहेंगे सी चंद्रमौली। कौन था? सी चंद्रमौली। कौन था? सी चंद्रमौली। ठीक है, सी चंद्रमौली जी हमारे कौन थे? जनगणना आयुक्त थे। ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर मैं बात करूं कि जनगणना 2011 का जो डेटा रिपोर्ट आया था, डेटा रिपोर्ट कब आया था भैया, बताएंगे जरा कोई? ठीक है, डेटा रिपोर्ट आया था आपका 31 मार्च। कब आया था? 31 मार्च 2011 को। ठीक है। और इसी डेटा रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया कि किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है, किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। तो आप बताएंगे इसी डेटा रिपोर्ट के अनुसार आया था कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो सबसे अधिक जनसंख्या 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 राज्य, ठीक है, किस राज्य में था जनसंख्या? तो आप कहेंगे यूपी में। ठीक है। अगर ये यहीं पे मैं पूछूं आपसे कि सबसे कम जनसंख्या, ठीक है, किस राज्य का था? किस राज्य का? तो आप कहेंगे भैया ये था आपका सिक्किम का। किसका था? आपका सिक्किम का। ठीक है। और ये किसके अनुसार बताया गया? ये किसके अनुसार बताया गया? तो ये बताया गया था 31 मार्च 2011 का जो डेटा रिपोर्ट आया था उसके अनुसार ही बताया गया आपको कि सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य का है और सबसे कम जनसंख्या किस राज्य का है। ठीक है। साक्षरता का भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। अगर पेपर अगर टफ आ जाए तो आपको पूछा जाएगा ये मेल और फीमेल वाला। ठीक है। लेकिन अगर पेपर अगर मॉडरेट लेवल का आता हो तो आपको बस यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है। ज़्यादा आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस यही पूछेगा आपको कि 74.04%। लेकिन आपकी तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि आपको यहाँ भी अगर टफ लेवल भी आ जाए पेपर, अगर यहाँ से भी अगर पूछ ले तो आपको आंसर देना है वहाँ पे। ठीक है, छोड़ना नहीं है। तो देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा साथी, हम लोग का क्या है कि फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? ठीक है। फॉलो ऑन, सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं कि ये फॉलो ऑन है क्या। ठीक है। फॉलो ऑन जो होता है मेरे दोस्त, ये फॉलो ऑन यानी कि 200 रन का, कितना? 200 रन्स का गैप। क्या होता है? गैप, यानी कि 200 रन का अंतर हम लोग लिख ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 200 रन का अंतर। ठीक है, 200 रनों का अंतर होता है। ठीक है, फॉलो ऑन उसको बोलते हैं। अच्छा, फॉलो ऑन निम्नलिखित में से किस क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है? तो ये होता है क्या T20 से होता है भैया? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, टेस्ट में होता है। हाँ बिल्कुल, टेस्ट से होता है भैया, टेस्ट से संबंधित है। अच्छा, वनडे, ये क्या है? वनडे मैचेस, यानी कि वनडे एक दिवसीय मैच, टेस्ट और एक दिवसीय मैच दोनों नहीं, बिल्कुल ये सब ऑप्शन खत्म है, ओनली टेस्ट मैच से होता है। ठीक है। अच्छा, मैं अगर T20 की बात करता हूँ, मैं अगर थोड़ा सा T20 की बात करूं कि इसमें पावर प्ले, आप लोग बताएंगे पावर प्ले क्या होता है? पावर प्ले, ठीक है, पावर प्ले कितने ओवर तक का होता है? तो आप कहेंगे 6 ओवर, कितना? 6 ओवर तक। ठीक है। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि इसमें एक बॉलर मैक्सिमम कितना फेंक सकता है? एक बॉलर मैक्सिमम कितना ओवर फेंक सकता है? तो आप कहेंगे भैया ये 4 ओवर, क्या 4 ओवर मैक्सिमम फेंक सकता है। ठीक है, 4 ओवर मैक्सिमम डाल सकता है ये एक ओवर T20 में। ठीक है। अच्छा, मैं अगर यहीं पे अगर बोलूँ अगर आपसे कि ओडीआई के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं अगर कि पहला ओडीआई का कप्तान, ठीक है, पहला ओडीआई का कप्तान कौन था? पहला ओडीआई का कप्तान, ठीक है, कप्तान कौन था? तो आप कहेंगे कौन था मेरे दोस्त? तो वो था अजित वाडेकर जी। कौन था? अजित वाडेकर। ठीक है, अजित वाडेकर। ठीक है, पहला ओडीआई का कौन था? कैप्टन था अजित वाडेकर। ठीक है, अजित वाडेकर। ठीक है। अच्छा, ओडीआई मैच जो होता है एक दिवसीय मैच जिसको हम लोग कहते हैं, ये कितना ओवर का होता है? तो आप कहेंगे ये होता है 50 ओवर का। कितने ओवर का? तो आप कहेंगे ये होता है 50 ओवर का। और एक बॉलर इसमें एक बॉलर मैक्सिमम कितना डाल सकता है? एक बॉलर जो डालेगा तो वो 10 ओवर, कितना? 10 ओवर मैक्सिमम डाल सकता है। ठीक है, 10 ओवर मैक्सिमम, एक बॉलर 10 ओवर मैक्सिमम डाल सकता है। अच्छा, मैं अगर यहीं पे अगर थोड़ा सा अगर बात कर लूँ किसके बारे में, तो डीएलएस और डीआरएस के बारे में। किसके बारे में? डीएलएस। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं क्या है कि डीएलएस, ठीक है, डीएलएस आप लोग बताएंगे डीएलएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसको हम लोग कहेंगे डकवर्थ, क्या कहेंगे? डकवर्थ लुइस, क्या होता है? डकवर्थ लुइस सिस्टम। क्या होता है? डकवर्थ लुइस सिस्टम होता है। ठीक है, डकवर्थ लुइस सिस्टम। ठीक है, डकवर्थ लुइस सिस्टम। अच्छा, ये डीएलएस शुरू कब हुआ? तो ये शुरू हुआ था स्टार्ट, ठीक है, शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ मेरे दोस्त? तो ये शुरू हुआ था 1997 से। ठीक है, 97 से। और किसके किसके बीच में? तो आप कहेंगे जिम्बाब्वे। कौन था? जिम्बाब्वे और जिम्बाब्वे वर्सेस इंग्लैंड के बीच में ये हुआ था सबसे पहले। ठीक है, इंग्लैंड के बीच में। ठीक है। अच्छा, ये क्या डीएलएस टेस्ट मैच में होता है? आप कहेंगे क्या डीएलएस भैया टेस्ट मैच में होता है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। ये टेस्ट में
नहीं होता है, टेस्ट में नहीं होता है, ठीक है, टेस्ट में नहीं होता है डीएलएस, ठीक है। अच्छा, आप लोग को डीआरएस के बारे में कुछ पता है? डीआरएस बताएंगे भैया, डीआरएस के बारे में क्या कुछ पता है आप लोगों को? चलिए हम लोग थोड़ा इसमें इधर लिख लेते हैं डीआरएस के बारे में, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा डीआरएस के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। डीआरएस, सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं किसका, डीआरएस। डीआरएस, तो डीआरएस के बारे में आप लोग को पता है क्या होता है? डिसीजन, क्या होता है? डिसीजन, डिसीजन रिव्यू, रिव्यू क्या होता है? डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ठीक है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ठीक है। यही तो होता है डीआरएस का फुल फॉर्म, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, ठीक है। और ये शुरू कब हुआ? तो ये शुरू हुआ था आपका 2008 में। ये शुरू हुआ आपका कब शुरू हुआ? तो आप कहेंगे 2008 में शुरू हुआ, ठीक है, 2008 में। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो आप कहेंगे ये हुआ था इंडिया, अपना टीम इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में। इंडिया वर्सेस, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, किसके बीच में? श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका के बीच में हुआ था ये डीआरएस सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, मैं अगर बात करूं अगर कि डीआरएस से आउट होने वाला पहला खिलाड़ी, डीआरएस से आउट होने वाला, डीआरएस लिख लेते हैं, डीआरएस से आउट होने वाला, आउट होने वाला पहला, पहला खिलाड़ी, ठीक है। डीआरएस से आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन था, है ना? डीआरएस से आउट होने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो भैया वो था वीरेंद्र सहवाग। आपका कौन था? वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। डीआरएस से आउट होने वाला पहला प्लेयर था, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं कि टेस्ट और T20 हो गया, आपका टेस्ट हो गया, ओडीआई हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम लोग, ठीक है, जो जो हम लोग का एग्जाम रिलेटेड है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपका टेस्ट मैच, ठीक है, टेस्ट, सबसे पहले टेस्ट हो गया, ठीक है, टेस्ट मैच, टेस्ट मैच। और इधर आपका लिखते हैं, मैं लिख रहा हूँ इधर ओडीआई, क्या लिख रहा हूँ? ओडीआई। और यहाँ पे आपका हो गया T20, ठीक है, T20। अच्छा, टेस्ट मैच के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कितने दिन तक होता है? तो आप कहेंगे ये होता है भैया 5 डेज तक, ठीक है। और 90 ओवर का गेम होता है। ये कितना होता है? 90 ओवर, ठीक है, 90 ओवर का होता है। अच्छा, ओडीआई कितने ओवर का होता है? तो भैया आप कहेंगे 50 ओवर का होता है। कितने? 50 ओवर। अच्छा, T20 का कितना होता है? तो आप कहेंगे 20 ओवर का होता है। कितना होता है? 20 ओवर का, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर टेस्ट मैच में लंच टाइम कितना का होता है? लंच टाइम, लंच टाइम, लंच टाइम कितना होता है भैया? तो आप कहेंगे 40 मिनट होता है मेरे दोस्त, ठीक है, 40 मिनट होता है। और ओडीआई में क्या लंच टाइम होता है? तो आप कहेंगे नहीं भाई इसमें लंच टाइम बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अच्छा, T20 में लंच टाइम होता है? आप कहेंगे नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, टी ब्रेक की बात हम लोग करते हैं, टी ब्रेक, ठीक है, टी ब्रेक। टेस्ट मैच में आपका टी ब्रेक कितना मिनट का होता है? तो आप कहेंगे 20 मिनट का। कितना होता है? 20 मिनट का, ठीक है, 20 मिनट का। क्या ओडीआई में टी ब्रेक होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं होता। टेस्ट में क्या टी ब्रेक होता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं भैया, नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इनिंग्स ब्रेक हम लोग अगर कहते हैं अगर कि इनिंग्स ब्रेक, इनिंग्स, हम लोग अगर बात करें अगर इनिंग्स ब्रेक की बात करें, ठीक है, इनिंग्स ब्रेक कितने मिनट का होता है? ठीक है, तो आप कहेंगे भैया टेस्ट मैच में होता है 10 मिनट का। कितना होता है? 10 मिनट का होता है। और वहीं पे ओडीआई में कितना होता है? तो आप कहेंगे 40 मिनट का। कितना होता है? तो 40 मिनट का होता है। और T20 में आपका 10 मिनट का होता है। कितना होता है? 10 मिनट का, ठीक है। यहाँ तक किसी दोस्त को, किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो बताना ज़रा, ठीक है, किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्त, ठीक है। देखिएगा मेरे भाई, हम लोग यहीं पे अगर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से रेत समाधि उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है, ठीक है। रेत समाधि, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेत समाधि के बारे में। तो रेत समाधि उपन्यास के लेखिका कौन है? तो आप कहेंगे क्या रीता कुमारी है? बिल्कुल नहीं मेरे दोस्त, रीता कुमारी नहीं है। क्या शशि थरूर है? नहीं है। झुम्पा लाहिरी? बिल्कुल भी नहीं। आपका कौन हो जाएगा? गीतांजलि श्री, बिल्कुल सही जवाब है। गीतांजलि श्री कौन है? तो गीतांजलि श्री रेत समाधि उपन्यास के, रेत समाधि उपन्यास के आपका लेखिका है, ठीक है, लेखक है। तो यहीं पर अगर मैं बात करूँ गीतांजलि श्री के बारे में थोड़ा सा, कि गीतांजलि श्री को 2022 में 22 का बुकर, क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय बुकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर अंतर्राष्ट्रीय बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, ठीक है, बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अच्छा, गीतांजलि श्री को 2022 का बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये हो गया। अच्छा, मैं अगर दूसरा अगर पूछूं कि इनका और एक बताना, बुक बताना गीतांजलि श्री का, और दूसरा बुक कौन कौन सा है, बुक कौन सा है? तो बुक के बारे में अगर बात करते हैं, सबसे पहले कौन सा है? तिरोहित। कौन सा हो जाएगा? तिरोहित, तिरोहित, सॉरी, तिरोहित, ठीक है, तिरोहित हो गया। और एक कौन सा है? आप कहेंगे द एम्प्टी स्पेस। कौन सा है? द एम्प्टी द एम्प्टी द एम्प्टी स्पेस, ठीक है, द एम्प्टी स्पेस, है ना,
द एम्प्टी स्पेस हो गया, तिरोहित हो गया, और एक आपका रियत समाधि हो गया। ठीक है, ये तीनों किसका है? तो आप कहेंगे ये है भैया गीतांजलि श्री का। ठीक है, किसका है? तो गीतांजलि श्री का। ठीक है, अच्छा मैं वहीं पे अगर बात करूं आपसे, अगर पूछूं कि झुम्पा लाहिरी का बताना ज़रा, झुम्पा लाहिरी जी का। ठीक है, इनका बुक कौन कौन सा है? बुक्स बुक्स कौन कौन सा है भाई? बुक से ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको तो भूलना ही नहीं है। तो कौन कौन सा है झुम्पा लाहिरी का? आप कहेंगे वेयर अबाउट्स। कौन सा है? वेयर अबाउट्स। ठीक है, वेयर अबाउट्स। ठीक है, कौन सा है? वेयर अबाउट्स। वेयर अबाउट्स। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, दूसरा कौन सा है? तो आप कहेंगे द हाउलैंड। कौन सा है? द हाउलैंड। द हाउलैंड। द हाउलैंड। ठीक है, तीसरा अगर मैं अगर बात करूं तो क्या हो जाएगा? द द नेम शेक। कौन सा हो जाएगा? द सॉरी द नेम शेक। द नेम द नेम शेक। ठीक है, और चौथा की बात अगर मैं अगर करूं तो क्या हो जाएगा? इंटरप्रेट ऑफ मेलोडीज। क्या हो जाएगा? इंटरप्रेट इंटर इंटरप्रेट ऑफ मेलोडीज। EIES। ठीक है, मेलोडीज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं अगर वहीं पे अगर बात करूं पुरस्कार के बारे में, जैसे आप लोग पढ़े हैं यहाँ पे बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो मैं अगर बात करूं यहाँ पे अगर पूछ लूँ आपसे कि बुकर बुकर इंटरनेशनल इंटरनेशनल अवार्ड अवार्ड कब से शुरू हुआ? तो आप कहेंगे मेरे भाई कितना? 2005 से। कब से? 2005 से शुरू। 2005 से शुरू। ठीक है, 2005 से शुरू हुआ। ठीक है, अगर यहीं पे अगर पूछ लूँ, ये है बुकर अंतर्राष्ट्रीय। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग, बुकर अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अलग होता है। ठीक है, एक होता है बुकर, आपसे पूछ लूँ कि बुकर बुकर अवार्ड। ठीक है, बुकर अवार्ड, बुकर अवार्ड या मैन बुकर। कौन सा होता है? यह होता है मैन बुकर। ठीक है, मैन बुकर। मैन बुकर ऐसे मैं लिख लेता हूँ, मैन बुकर। ठीक है, मैन बुकर। एक हम लोग वीडियो लेके आएंगे दोस्त, जिसमें जितने भी पुरस्कार हैं, ठीक है, कौन सा अवार्ड कौन सा क्या है, इसको याद कराएंगे हम लोग। लगभग कितना 200 अवार्ड हम लोग याद कराएंगे आपको 40 मिनट में। ठीक है, और बिल्कुल भी एक भी चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। ठीक है, हम लोग बहुत जल्द लेके आएंगे वो वीडियो। ठीक है, 1969 कितना? 1969 से शुरू हुआ। ठीक है, से शुरू हुआ है ना, 1969 से शुरू हुआ था। तो अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या कहता है, देखिएगा दोस्त, क्या है आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया? ठीक है, गवर्नर जनरल का पद। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि गवर्नर जनरल का पद तो भैया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में बनाया गया था। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, 1773 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा, 1773 में गवर्नर जनरल कौन बना था? गवर्नर जनरल, आप कहेंगे कि 1773 में भैया गवर्नर जनरल कौन बना था? ठीक है, गवर्नर जनरल। ठीक है, कौन बना था? तो आप कहेंगे कि हेस्टिंग बना था। कौन बना था? हेस्टिंग्स बना था आपका, हेस्टिंग्स बना था। ठीक है, हेस्टिंग्स 1773 का एक्ट में, 1773 का एक्ट में। अच्छा, इससे पहले आपका क्या हुआ करता था? उस टाइम तो गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, 1773 से आपका गवर्नर जनरल आ गया, लेकिन इससे पहले क्या हुआ करता था? तो आप कहेंगे इससे पहले तो भैया सिर्फ गवर्नर हुआ करता था। ठीक है, गवर्नर हुआ करता था। तो उस टाइम गवर्नर कौन था आपका? तो आप कहेंगे उस टाइम गवर्नर था आपका क्लाइव था। कौन हुआ करता था? तो आप कहेंगे क्लाइव था। ठीक है, क्लाइव हुआ करता था। अच्छा, मैं अगर आपसे अगर यहीं पे पूछ लूँ कि भारत का गवर्नर जनरल, भारत का इसके बाद क्या आ गया? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, इसके बाद गवर्नर जनरल के बाद तो भारत का गवर्नर जनरल आ गया। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल। और कौन वो बना था? तो आप कहेंगे बैटिंग बना था। कौन बना था भैया? तो बैटिंग बना था, बैटिंग। ठीक है, कौन बना था? बैटिंग बना था। ठीक है, कब? 1833 का, 1833 का एक्ट में, 1833 का एक्ट में। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या हुआ कि एक बार में इसके बाद जो है, इसके बाद आ गया था क्या? वायसराय आ गया था। ठीक है, वायसराय। तो भारत का वायसराय। ठीक है, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय। अच्छा, भारत का वायसराय कौन बना? तो आप कहेंगे वो बना था कैनिन। ठीक है, कौन बना था? तो आप कहेंगे कैनिन बना था। और कैनिन कब बना था? 1858 का जो एक्ट आया था, इसी एक्ट में बना था कैनिन, भारत का वायसराय बना था। और सबसे पहला भारत का वायसराय यही है, कैनिन है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा 1773 का एक्ट के बारे में थोड़ा सा और हम लोग चीज़ जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो 1773 का एक्ट में क्या हुआ था आपका जाकर के? 1774 में कलकत्ता से क्या बना था? कलकत्ता में आपका बना था, कलकत्ता,
कलकत्ता आपका क्या बना था, कलकत्ता में बना था जाकर के आपका सुप्रीम कोर्ट। क्या बना था, सुप्रीम कोर्ट। इससे याद रखिएगा आप लोग, SC हम लोग लिख रहे हैं, आप लोग सुप्रीम कोर्ट मानिएगा इसको, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या बना था, सुप्रीम कोर्ट बना, ठीक है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था। कब बना था भैया, तो आप कहेंगे 1774 में। और इस सुप्रीम कोर्ट में आपका क्या था, इस सुप्रीम कोर्ट में आपका क्या था, तो कोर्ट ऑफ जस्टिस हुआ करता था। क्या बना, कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन था भैया, तो आप कहेंगे वो था एलिजा, सर एलिजा, एलिजा इम्फे। कौन था, एलिजा इम्फे। कौन था, एलिजा इम्फे, ठीक है। अच्छा, इसमें 3 और जजेस हुआ करते थे, ठीक है। 3 अदर जजेस थे, 3 अदर जज थे, 3 अदर जज हुआ करता था, ठीक है। 3 अदर जज हुआ करता था इसमें। अच्छा, 3 अदर जज का नाम आप लोग बताएंगे कौन कौन है, तो आपका एक था कौन, चेम्बर। कौन था, चेम्बर। एक हुआ करता था आपका चेम्बर। एक था लिमेंस्टर। कौन था, लिमेंस्टर, लिमेंस्टर, ठीक है। और एक आपका कौन था, तो हाइड था। कौन था, हाइड, हाइड। एक आप कहेंगे हाइट था, ठीक है। अच्छा, ये पेश कब हुआ था, आप कहेंगे पेश कब हुआ था भैया, 1773 का जो ये एक्ट है, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, ये पेश कब हुआ था, आप कहेंगे पेश ये हुआ था भैया जाकर के मेरा 18 मई में, 18 मई 1773 में जाके ये पेश हुआ था। और ये पेश किसकी सिफारिश पे हुआ था, तो आप कहेंगे ये पेश जो हुआ था ये हुआ था फ्रेडरिक नाथ। किसके, तो फ्रेडरिक नाथ ने पेश किया, फ्रेडरिक नाथ ने इसको पेश किया था, ठीक है। पेश किया है ना, पेश किया था। यहाँ तक हो गया मेरे दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे नहीं भैया कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और इसमें 1774 का 1784 का पिट्स एक्ट के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग, ठीक है। 1784 के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, मोटा मोटी जो भी चीज़ है उसमें। मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, 1 मिनट। देखिएगा 1784 में क्या क्या हुआ था, ठीक है। पिट्स एक्ट हम लोग लिखेंगे, पिट्स हम लोग लिखते हैं, पिट्स एक्ट 1700, पिट्स एक्ट कब आया था, 1784 में, पिट्स एक्ट 1784, ठीक है। इसमें क्या बना, पिट्स एक्ट में बना था आपका बोर्ड ऑफ क्या बना था, डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना था, ठीक है। और एक क्या बना था आपका जाकर के बना था एक बना था बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोलर, OLLERS, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग लिखते हैं BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, BOD। और एक क्या है, BOC, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, ठीक है, ये लिखते हैं। अच्छा, इसमें क्या था, इसमें था 24 सदस्य। आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने सदस्य हुआ करते थे, तो आप कहेंगे भैया इसमें तो था आपका 24 सदस्य। कितने सदस्य हुआ करते थे, तो आप कहेंगे 24 सदस्य। और ये क्या संभालता था, ये आपका संभालता था व्यापारिक मामला, ठीक है, व्यापारिक। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपका व्यापारिक मामला संभालता था। अच्छा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स क्या संभालता था आपका, तो आप कहेंगे इसमें हुआ करता था आपका 6 सदस्य। कितने सदस्य, तो आप कहेंगे 6 सदस्य, ठीक है। और ये संभालता था आपका जाकर के राजनीतिक मामला को, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स आपका राजनीतिक मामला को संभालता था ये, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा, एक चीज़ आप लोग बताएंगे भैया कि धन कहाँ से जाता था, इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को जो धन जाता था, तो इसको धन कहाँ से जाता था, धन जाता था, ठीक है। धन कहाँ से जाता था ये बात आप लोग बताएंगे। तो ये जाता था भारतीय राजस्व से। कहाँ से, तो आप कहेंगे भारतीय राजस्व, भारतीय राजस्व से। कहाँ से धन जाता था, तो आप कहेंगे भारतीय राजस्व से, ठीक है, भारतीय राजस्व से। और ये किस एक्ट से, तो आप कहेंगे 1793 का एक्ट से। किस एक्ट से, 1793 का एक्ट से, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे नहीं दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, हम लोग थोड़ा सा और आगे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं इसमें और क्या क्या एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चंस एग्जामिनर। तो आपका एक है 1813 का एक्ट। कितना है, 1813 का एक्ट, 1813 का एक्ट है। इस एक्ट को आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलना है मेरे भाई। इसमें क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार खत्म हुआ था। क्या हुआ था, का एकाधिकार, का एकाधिकार, का एकाधिकार खत्म हुआ, का एकाधिकार क्या हो गया था मेरे दोस्त, का एकाधिकार क्या हो गया था, खत्म हुआ, ठीक है, खत्म हुआ 1813 का एक्ट में, ठीक है, एकाधिकार खत्म हो गया था। और इसमें दूसरा चीज़ क्या हुआ था 1813 का एक्ट में, तो ईसाई मिशनरी जो था, ठीक है, ईसाई पादरी, कौन था, ईसाई पादरी जो थे, ठीक है, या मिशनरी जो थे, भारत में आगमन हुआ, ठीक है, ईसाई पादरी का भारत में आगमन, भारत में आगमन हुआ। अच्छा, भारत में आगमन हुआ। अच्छा, भारत आने वाला, एक चीज़ आप लोग बताएंगे मुझे, एक चीज़ आप लोग बताइए कि भारत आने वाला
भारत आने वाला पहला पहला ईसाई मिशनरी, पहला ईसाई मिशनरी कौन था? पहला ईसाई मिशनरी कौन था आपका? पहला ईसाई मिशनरी आपका कौन था? तो वो थे आपका, कौन था? तो आप कहेंगे भैया वो थे थॉमस, आपका कौन हो जाएगा? थॉमस अपोस्टल। कौन था? थॉमस अपोस्टल। ठीक है, बात याद रहेगी यहाँ तक? तो आप कहेंगे जी भैया, बात बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे हम लोग। और ये थॉमस अपोस्टल, अच्छा एक चीज़ बताओ, थॉमस अपोस्टल कब आया था? तो आप कहेंगे 52 एडी में आया था। भाई 52 एडी बहुत टाइम हो गया, ठीक है, 52 एडी में आया था। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, देखिएगा दोस्त, आपके पास एक क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था किस पे? ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 आधारित था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मार्ले मिंटो सुधार पर, ऑप्शन बी है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर, ऑप्शन सी है रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड पर, और चौथा है नेहरू रिपोर्ट पर। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था। कौन? भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, अच्छा ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब आया? तो आप बोलेंगे 1919 में आया था। ठीक है, 19 में आया था। लेकिन मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? आपका आया था 1909 में आया था। ये 1909 में आया था। ठीक है, अच्छा हम लोग अगर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के बाद बारे में अगर कुछ बात करते हैं, जैसे कि क्या क्या हुआ था उस टाइम, घटनाएं क्या क्या हुई थी, तो क्या हुआ था? प्रांत का द्वैध शासन शुरू हुआ था। यानी कि प्रांत में क्या हुआ था? प्रांत प्रांत का द्वैध शासन, प्रांत में क्या हुआ था? तो द्वैध शासन। ठीक है, द्वैध शासन प्रणाली शुरू हो गई थी, द्वैध शासन शुरू हुआ था। ठीक है, द्वैध शासन शुरू हुआ था। ठीक है, ये तो एक हो गया पॉइंट हम लोग का। अच्छा दूसरा पॉइंट हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या हुआ था? इंडिया विधान परिषद शुरू हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? इंडिया इंडिया विधान परिषद। ठीक है, इंडिया विधान परिषद, विधान परिषद, इंडिया विधान परिषद हुआ था मेरे दोस्त। ठीक है, अच्छा इस विधान परिषद में क्या हुआ था, इसमें थोड़ा सा डिटेल से हम लोग जानते हैं। इसमें क्या हुआ था? दो सदन में बट गया था। यानी कि क्या हुआ था? द्विसदनात्मक व्यवस्था आई थी। क्या आया था? तो आप कहेंगे द्विसदनात्मक। क्या आया था? द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक व्यवस्था। क्या आया था? द्विसदनात्मक व्यवस्था आया था। ठीक है, व्यवस्था आया था। अच्छा द्विसदनात्मक व्यवस्था में क्या हुआ था? एक तो था आपका उच्च सदन। क्या था आपका? उच्च सदन था। ठीक है, उच्च सदन था आपका, और एक आपका हो गया जा करके निम्न सदन। ठीक है, निम्न सदन हो गया, है ना? एक हो गया आपका निम्न सदन। अच्छा उच्च सदन किसको कहा जाता है? तो आप बोलेंगे उच्च सदन हो गया आपका राज्य परिषद। कौन सा है आपका? तो आप कहेंगे राज्य परिषद है आपका, राज्य परिषद है आपका, राज्य परिषद। और निम्न सदन आपका कौन है? तो निम्न सदन आप बोलेंगे केंद्रीय विधानसभा। कौन है? केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, केंद्रीय, हम लोग लिख लेते हैं केंद्रीय, केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा हो गया। अच्छा केंद्रीय विधानसभा में आप लोग बताएंगे कि सदस्य कितने थे? तो इसमें सदस्य थे टोटल आपके 15। कितने सदस्य थे? इसमें सदस्य थे टोटल आपके 15। ठीक है, अच्छा वहीं पे अगर मैं बात करूं कि राज्य परिषद में, राज्य परिषद में इसमें कितने थे सदस्य आपके? ठीक है, इसमें सदस्य आपके कितने थे सदस्य भैया? तो इसमें सदस्य बताएंगे तो आप कहेंगे इसमें सदस्य थे टोटल 60। ठीक है, टोटल सदस्य इसमें इसमें कितना था? तो आप कहेंगे 60 सदस्य था। सॉरी सॉरी, एक चीज़ मैंने गलती कर दिया यहाँ पे, केंद्रीय विधानसभा में सदस्य 15 नहीं था, केंद्र में था 145 था। कितना था? 145। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग यहाँ ठीक कर लीजिएगा दोस्त, 145 था। केंद्रीय विधानसभा में सदस्य 145 होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और हम लोग इसमें लिख लेते हैं, क्या था? वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय होना आवश्यक है। इसी में लाया गया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में कहा गया था कि वायसराय के लिए क्या है कि वायसराय, वायसराय क्या था? वायसराय की वायसराय की कार्यकारी, वायसराय की कार्यकारी, वायसराय की कार्यकारी परिषद, परिषद, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय, भारतीय होना, होना आवश्यक है। क्या है? होना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है मेरे दोस्त? आवश्यक है यानी कि वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीय होना आवश्यक है। ठीक है, ये सब चीज़ आपका आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में। ठीक है, 1919 में आपका। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है। हाँ तो देखिएगा मेरे भाई, ये है हम लोग का दूसरा क्वेश्चन। क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का एक नया अधिकार पत्र कहा?
किसने अधिकार पत्र कहा था 1945 का एक्ट को? तो आप बोलेंगे महात्मा गांधी, गांधी जी नहीं भाई, सरदार पटेल नहीं, राजेंद्र प्रसाद नहीं। ये कौन कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, कौन कहा था? तो पंडित नेहरू जी ने कहा था। अच्छा, हम लोग 1935 का एक्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। 1935 का एक्ट जो आया था, 1935 का एक्ट, इसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग इसमें देखते हैं कि केंद्र में क्या हुआ था। आप बोलेंगे केंद्र केंद्र में केंद्र में द्वैध शासन क्या हो गया था? केंद्र में द्वैध क्या हो गया था? केंद्र में द्वैध शासन हो गया था। ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली आई थी। ठीक है, यानी कि केंद्र में जब द्वैध शासन आएगा तो पड़ांत खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पड़ांत पड़ांत को पड़ांतु को क्या हुआ? पड़ांतु को खत्म कर दिया गया। ठीक है, पड़ांतु को खत्म कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, प्रांतीय सरकार आया। अब क्या आया? प्रांतीय सरकार, प्रांतीय सरकार है ना, प्रांतीय सरकार। ठीक है, कब आया? 1937 में। प्रांतीय सरकार की स्थापना कब हुई? 1937 में स्थापना हुआ, 1937 में स्थापना। अच्छा, और एक हम लोग इसमें बात कर लेते हैं, इसमें और क्या हुआ था 1935 का एक्ट में? तो आप बोलेंगे बर्मा का सेपरेशन हुआ था। ठीक है, सेपरेशन ऑफ बर्मा, सेपरेशन ऑफ क्या हुआ था? बर्मा, यानी कि बर्मा का भारत से अलग होना, बर्मा का सेपरेशन क्या हुआ था? बर्मा का सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन हुआ था, बर्मा का सेपरेशन, सेपरेशन हुआ था, बर्मा का क्या हुआ था? सेपरेशन हुआ था। कब हुआ था? 1937 में। ठीक है, 1937 में, 1937 में। ठीक है, अच्छा, एक और इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या हुआ था। तो आप बोलेंगे इसमें फेडरल कोर्ट यानी कि संघीय अदालत क्या आया था? संघीय, आप बोलेंगे संघीय अदालत। ठीक है, संघीय अदालत यानी कि फेडरल कोर्ट, संघीय अदालत यानी कि फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी। कब? आप बोलेंगे 1937 में। ठीक है, अच्छा, मैं अगर बोलूं आपसे कि फेडरल कोर्ट के बारे में कि इसमें टोटल जजेस कितने थे, इसमें टोटल फेडरल कोर्ट यानी कि संघीय अदालत में टोटल 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 जज, ठीक है, टोटल जजेस कितने थे इसमें? तो आप कहेंगे 7 था भैया। कितना था? 7 था। ठीक है, जो 7 था, एक इसमें क्या हुआ करता था? तो एक इसमें चीफ जस्टिस हुआ करता था। ठीक है, चीफ जस्टिस, और 1+6 यानी कि क्या था ये? 1+6 यानी कि 7। और ये 1 कौन था? तो ये था आपका चीफ जस्टिस। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। तो ये कौन था? मुख्य न्यायाधीश आपका कौन था? तो आप बोलेंगे मोरिस। कौन था? मोरिस गवैर। क्या था? मोरिस मोरिस गवैर था। कौन था? मोरिस गवैर था। ठीक है ना? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो आप बोलेंगे नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि आरबीआई की स्थापना, आरबीआई 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 की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना, ठीक है, आरबीआई की स्थापना जो हुई थी ये कब हुआ था? तो आप कहेंगे 1935 में। कब हुई थी? 1935 में हुआ था। ठीक है, शक्तियों का विभाजन, अब क्या हुआ था इसमें? एक्ट ऑफ 1935 का। ठीक है, 1935 का ही हम अभी बात कर रहे हैं सब। ठीक है, इसी में यह सब काम हुआ था जा करके। अच्छा, शक्तियों का विभाजन क्या हुआ था? आप कहेंगे कि भैया शक्तियों का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? शक्तियों का विभाजन, है ना, शक्तियों का विभाजन हुआ था। अच्छा, शक्ति कौन कौन सा था? आप बोलेंगे भैया शक्तियों का विभाजन हुआ था संघ, संघ, उसके बाद हो गया था आपका राज्य, आपका संघ हो गया, राज्य हो गया, और एक आपका क्या था? समवर्ती। क्या था? समवर्ती, समवर्ती। अच्छा, मुझे एक चीज़ आप लोग बताएंगे कि समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? समवर्ती सूची कहाँ से लिए हैं भैया? तो समवर्ती सूची लिया गया है कहाँ से? तो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से समवर्ती सूची लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई, है ना। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा, अच्छा, इसी में एक चीज़ हम लोग अगर हम लोग इसी में देख लेते हैं, एक पॉइंट और मुझे याद आ रहा है, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, एक पॉइंट और मुझे याद आ रहा है कि बताएंगे भैया आप लोग इस बात को कि माउंट बेटन योजना क्या है? माउंट बेटन माउंट बेटन योजना। ठीक है, माउंट बेटन योजना कब आया था? ठीक है, माउंट बेटन योजना कब आया था? आप लोग बताएंगे भाई कोई? तो माउंट बेटन योजना आया था आपका 3 जून, कितना है? आप बोलेंगे 3 जून 1947 को। भैया जो चीज़ आप लोगों को लगे कि नहीं कुछ और हमको जानने की ज़रूरत हो तो उसको सर्च कर लिया करो आप लोग। ठीक है, अच्छा, माउंट बेटन योजना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोला जाता है कि बालकर प्लान, बालकर प्लान भी इसी को कहते हैं, बालकर प्लान। ठीक है, बालकर प्लान इसी को कहा गया है। अच्छा, बालकर प्लान कौन कहा था माउंट बेटन योजना को? तो आप कहेंगे नेहरू जी ने कहा था। कौन कहा था? तो नेहरू जी। आपके कौन कहा था? तो नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, अच्छा, डीजी बर्ड इसी को कहा जाता है, बालकर प्लान या फिर डीजी बर्ड। क्या बोला जाता है? डीजी बर्ड, डीजी बर्ड भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, डीजी बर्ड भी इसी को कहा जाता है मेरे दोस्त। ठीक है, तो देखिएगा दोस्त, हम लोगों का अब ये क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के साथ प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किया था?
तो हम लोग का ऑप्शन नंबर है ऑप्शन ए ब्रिटिश, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी पुर्तगाली। क्या कहा है कि भारत के साथ तो प्रथम व्यापारिक संबंध किसका था? तो भैया सबसे पहले तो आया था आपका पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है इसका, ठीक है। अच्छा, पुर्तगाली फर्स्ट में आया था, ठीक है, यहाँ तक तो आपको पता है पुर्तगाली फर्स्ट में आया था। तो सेकंड में कौन आया था भैया? तो आप कहेंगे सेकंड में भैया डच आया था। कौन आया था? डच सेकंड में आया था। क्या फ्रांसीसी तीसरे में आया था? नहीं, आपका तो थर्ड नंबर पे तो ब्रिटिश था, ठीक है, ब्रिटिश आए थे तीसरे में, और फ्रांसीसी सबसे लास्ट में आए थे, ठीक है, फोर्थ में, ठीक है। अच्छा, आप बताएंगे कि सबसे पहला पुर्तगाली कौन था भारत आने वाला? तो आप कहेंगे वो था वास्को डिगामा। कौन था? वास्को डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा था आपका, है ना, वास्को डिगामा था। अच्छा, वास्को डिगामा जो भारत आया था, ठीक है, सबसे पहले भारत आया, ठीक है, भारत आया, तो भारत ये वास्को डिगामा कब आया था, ये आप बता सकते हैं? भारत कब आया था? तो आप कहेंगे ये आया था 1498 में, 1498 ईस्वी में, ठीक है, 1498 में आया। अच्छा, पहली बार तो 1498 में आया, लेकिन दूसरी बार ये वास्को डिगामा 3 बार आया था, ठीक है, पहले बार 1498 में, दूसरी बार आया कितना? 1502 में आप कहेंगे। तीसरी बार कब आया? तो आप कहेंगे 1524 में आया था। कितना? 1524 में, ठीक है। और ये पहला पुर्तगाली था। ये कौन था? फर्स्ट पुर्तगाली था जो भारत आया था, ठीक है, फर्स्ट पुर्तगाली, ठीक है, फर्स्ट पुर्तगाली था ये। अच्छा, वास्को डिगामा का सहायक कौन था? भारत जो आया वो, तो उसका सहायक कौन था यहाँ भारत में? तो सहायक था, आप कहेंगे भाई वो कौन था? तो अब्दुल मजीद। कौन था? अब्दुल अब्दुल मजीद था। कौन था? अब्दुल मजीद, ठीक है, अब्दुल मजीद था। अच्छा, वास्को डिगामा भारत किस जगह आया था? तो आप कहेंगे कहाँ पे आया था? तो ये आया था कालीकट। कहाँ पे? कालीकट केरल में, कालीकट बंदरगाह, ठीक है, केरल में आया था, ठीक है, कालीकट केरल में, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अच्छा, हम लोग अगर बात करें कि पुर्तगाली की फर्स्ट फैक्ट्री, पुर्तगालियों का पहला फैक्ट्री, ठीक है, पहला फैक्ट्री कहाँ पे डाला था उन लोगों ने? पहला फैक्ट्री, पुर्तगालियों का पहला फैक्ट्री कहाँ पे डाला गया था? तो आप कहेंगे पहला फैक्ट्री 1503 में, 1503 ईस्वी में भैया कहाँ पे डाला गया था? तो आप कहेंगे कोचिन में। कहाँ पे? कोचिन में, ठीक है, कोचिन में डाला गया था। अच्छा, दूसरी फैक्ट्री की बात हम लोग अगर बात करते हैं, अगर कि दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे डाला गया था, तो दूसरी फैक्ट्री आपका 1505 में, 1505 में कहाँ पे? तो आप कहेंगे कन्नूर में। कहाँ पे? कन्नूर में, ठीक है, कन्नूर में डाला गया था। दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में डाला गया था। तो आई होप मेरे दोस्त आप लोगों को किसी को भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल आप लोगों को बात समझ में आया होगा। और आप लोग अगर चाहें तो ये मेरा नंबर है 9570422200, ठीक है, इस पर आप लोग 4222, ठीक है, 00, ठीक है, इस पर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं PDF PPT वगैरह के लिए, ठीक है। तो चलिए अब